नमस्ते साथियों, मैं हूं सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान मनोज कुमार और आप देख रहे हैं द टीचर्स जोन। आज का टॉपिक इतना इम्पोर्टेंट है कि अगर आप अलग अलग कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होने वाला है, क्योंकि आज हमारा जो चर्चा का विषय रहेगा वो एक बड़े वर्ग से जुड़ा हुआ विषय है। ओबीसी आरक्षण और जो क्रीमी और नॉन क्रीमी का जो प्रावधान है उसके बारे में भी सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक निर्णय आया है। 2004 की जो डीओपीटी के द्वारा ओएम ऑफिस ऑफ मेमोरेंडम जारी किया गया था, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन आया है। तो आज हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। सोचिए, आप ओबीसी कैटेगरी से हैं और आपके पिताजी एक पीएसयू में अधिकारी है, उनकी सैलरी अच्छी है और किसी ने आपको ओबीसी एक तरह से देखा जाए तो जो कैटेगरी क्रीमी लेयर में डाल दिया है और आरक्षण का लाभ भी छिन गया है, तो क्या सही है? भारत की सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक ऐसे सवाल का जवाब दिया है, और जब जवाब को समझने के लिए हमें जानना होगा 1992 में एक ऐतिहासिक मुकदमे के बारे में, एक ऐतिहासिक फैसले के बारे में जानना होगा जिसका नाम था इंदिरा साहानी वाद। क्योंकि हम देखते हैं कि जो उस टाइम पे जो तत्कालिक के जो प्रधानमंत्री थे वीपी सिंह जी, उनके द्वारा ओबीसी की जो रिपोर्ट थी, जो मंडल आयोग की जो रिपोर्ट थी, उस रिपोर्ट को क्या कर दिया जाता है, लागू कर दिया जाता है 3 अगस्त 1989 को, 1990 को उस रिपोर्ट को क्या कर देते हैं, वो लागू कर देते हैं। उसके बाद में सारा विवाद होना शुरू होता है और एक केस दायर होता है सुप्रीम कोर्ट में, और अंत में देखते हैं कि उसी की जो रिपोर्ट के अनुसार ओबीसी को 27% जो आरक्षण है सरकारी नौकरियों में दिया जाता है, जिसे बाद में सुप्रीम कोर्ट इंदिरा साहनी वाद में उचित ठहराती है। तो आज हम इसी के बारे में जानेंगे। और इसमें जो एक क्रीमिलियर और नॉन क्रीमिलियर की जो धारणा निकल के आई थी, तो 1994 का जो एक ओएमओ जारी किया गया था, तो उसके बाद में कुछ से 2004 में उसका स्पष्टीकरण के तहत एक ओ लेटर जारी हुआ, जिस लेटर में हम देखते हैं कि उसकी वजह से और ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो गया था। उसके बाद में लोग वो सुप्रीम कोर्ट में भी गए। अभी जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया है उसकी वजह से हम देखते हैं कि जो बहुत से लोग हैं अब वो ओबीसी जो रिजर्वेशन उसके दायरे में आ सकेंगे। मतलब ओबीसी रिजर्वेशन का जो दायरा है वो क्या हो गया, पहले से और ज़्यादा व्यापक हो गया, उसमें और लोग भी उसमें शामिल हो सकते हैं, क्योंकि अब वो जो क्रीमिलियर के अंदर कैटेगरी के अंदर आ रहे थे, अब वो क्या हो गए, नॉन क्रीमिलियर में आएंगे। तो हम जानेंगे कि ये जो क्रीमिलियर और नॉन क्रीमिलियर के बारे में और ये पूरी जो क्या फैसला है सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक जो निर्णय रहा है उसके बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। तो हम अपनी यात्रा को शुरू करते हैं। तो हम देखते हैं कि भारत में सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण खबर क्या है, हम जो अभी हमारी जो चर्चा चल रही है वो खबर से संविधान तक की चल रही है, जो हमारी सीरीज़ है। उस सीरीज़ में हम देखते हैं आज की जो खबर है वो क्या है, ओबीसी आरक्षण और क्रीमिलियर के बारे में हम देखेंगे। तो उसमें देखते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट के एक महत्वपूर्ण निर्णय दिया, जिसमें केवल माता पिता की आय के आधार पर यह तय नहीं किया जा सकता कि कोई ओबीसी उम्मीदवार क्रीमिलियर में आता है या नहीं। तो ये मामला उन ओबीसी उम्मीदवारों से संबंधित है जिनके माता पिता केंद्रीय या राज्य पीएसयू में कार्य करते थे, जिनके पदों की सरकारी पदों के समकक्षता अभी तक स्थापित नहीं हुई थी। तो हम जानेंगे, एक तो थोड़ा सा आप ये ध्यान रखना, जो जो ये पीएसयूज हैं वो क्या होते हैं। तो पीएसयूज एक ऐसे सरकारी उपक्रम होते हैं जिनमें एक तरह से देखा जाए तो निजी, मतलब एक तरह से देखा जाए प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों के सहयोग से स्थापित होते हैं। जैसे उसमें ज़्यादातर जो शेयर होल्डर है वो गवर्नमेंट अपने पास रखती है, सरकार अपने पास रखती है, और कुछ है वो निजी क्षेत्रों में एक तरह से जैसे बेच दिए जाते हैं कुछ शेयर्स। तो जो भागीदारिता है वो एक तरह से देखा, सरकारी उपक्रम होते हैं, सार्वजनिक उपक्रम होते हैं, जिसमें सरकार की भागीदारी होती है एक तरह से देखा जाए तो उन्हें एक तरह से वो अब केंद्र सरकार के भी उपक्रम हो सकते हैं, जैसे भेल है, शेल है, या फिर अन्य कई उपक्रम है, जैसे मान लो जो ओएनजीसी है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन वाला, वो है। इस तरीके से कई पीयूसीज है गवर्नमेंट के, लेकिन उसके स्टेट गवर्नमेंट के भी जैसे कुछ है, जैसे हमारे राजस्थान रोडवेज है वो एक तरह से। तो इस तरीके से कई है वो उपक्रम है जो किसके हैं, केंद्र और राज्य सरकार। अब उसमें जो कर्मचारी कार्यरत है, अब उसमें जो हायरार्की है पदों की, वो गवर्नमेंट जो एक तरह से सेक्टर है उसके अकॉर्डिंग उनमें समानता
नहीं है या उनमें समय समकक्षता स्थापित अभी तक नहीं हो पाई है। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि जैसे उनकी जो सैलरी है उसको पहले क्या हुआ था, पीएसयूज में काम करने वाले जो कार्मिक थे उनकी सैलरी को एक तरह से देखा जाए तो जो क्रीमिलियर की जो क्राइटेरिया था उसको डिसाइड करने के लिए उसको काम में लिया जाता था। लेकिन अब अगर देखा जाए तो उनकी जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उनकी जो सैलरी है उसको उसमें ऐड नहीं करेंगे, तो सैलरी को उसमें काउंट नहीं किया जाएगा, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि बहुत से लोग जो है वो क्रीमिलियर की जो कैटेगरी उससे क्या हो जाते हैं, बाहर हो जाते हैं, नॉन क्रीमिलियर की कैटेगरी में आ जाते हैं। अब उनको रिजर्वेशन का फ़ायदा है वो मिलेगा, ओबीसी रिजर्वेशन का फ़ायदा। तो हम देखते हैं कि जो 2004 में डीओपीटी का स्पष्टीकरण से उत्पन्न जो भ्रम था वो सुप्रीम कोर्ट ने इस निर्णय से क्या कर दिया है, दूर कर दिया है। तो जो डीओपीटी है वो क्या होता है, तो वो है डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग के नाम, और ये क्या करता है, तो सरकारी कर्मचारियों की भर्ती से, प्रशिक्षण से और सेवा नियम देखने वाला एक विभाग है। तो ये गवर्नमेंट का वो विभाग है जो सरकारी कर्मचारियों की भर्ती करने के लिए या प्रशिक्षण, सेवा नियम आदि जो एक तरह से नियम है समय समय पे उनके लिए काम करता है। ये तो गवर्नमेंट का एक ऐसा विभाग है जो आदि सभी चीज़ों के लिए नियमों को देखता है। तो ये है हमारी खबर रहेगी आज की। अब हम देखते हैं कि ओबीसी आरक्षण का जो इतिहास है वो कैसा है। तो हम देखेंगे कि जैसे 15(4) में हम देखते हैं अनुच्छेद, जिसमें अगर देखा जाए तो सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान किया गया है। अब पिछड़ेपन का जो आधार है वो संविधान में हम देखते हैं तो दो आधार है, एक तो सामाजिक पिछड़ापन है और एक शैक्षणिक पिछड़ापन है। ये चीज़ें हमें याद रखने की, जो पिछड़ेपन का जो आधार माना गया है वो दो है 15(4) के अकॉर्डिंग। अब हम देखते हैं कि 16(4) में क्या है, तो पिछड़े वर्गों के लिए नियुक्तियों में आरक्षण, मतलब एक तरह से नियुक्ति मतलब जो सार्वजनिक जो सरकारी नौकरियां है उनमें आरक्षण के लेकर बातें कही गई है हमारे मूल अधिकारों में। उसके बाद में हम देखते हैं कि आर्टिकल 340 में क्या है, तो पिछड़े वर्गों की जांच के लिए एक आयोग का गठन है, वो कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। तो ये आर्टिकल 340 में दिया गया है कि जो राष्ट्रपति है वो पिछड़े वर्गों की जांच करने के लिए एक आयोग का क्या करेगा, समय समय पे गठन करेगा। ये पावर है राष्ट्रपति के पास में। फिर हम देखते हैं कि इसी के तहत 338(b) में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग है, तो उन आयोग को क्या मिला है, संवैधानिक दर्जा दिया गया है, जिसके लिए जो संसद है उसमें 102वां जो संविधान संशोधन था 2018 में वो पारित किया गया, और उसी के तहत फिर जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग जो आयोग था उसको संवैधानिक दर्जा मिला था, और उसको संविधान में 338(b) में उसको क्या किया गया है, शामिल किया गया है। तो ये चीज़ें हमें थोड़ी सी क्या रखनी है, ध्यान में रखनी है। उसके बाद में हम देखते हैं कि जैसे 1953 में सबसे पहले अगर देखा जाए तो प्रथम पिछड़ा आयोग बना था, और उस आयोग का नाम था एक तरह से अध्यक्ष के नाम पे था, तो काका कालेलकर आयोग, जिसका गठन कब हुआ, 1953 में हुआ। और 1955 में हम देखते हैं कि उस टाइम पे जवाहरलाल नेहरू जी क्या थे, प्रधानमंत्री थे, तो 1955 में वो रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। अब हम देखते हैं कि 1978 से 1980 के बीच में, तो उस टाइम पे जब मंडल आयोग का गठन किया जाता है, और इसके जो बीपी मंडल इसके क्या थे, अध्यक्ष थे, जिनका नाम है बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल, इसके क्या रहे हैं, अध्यक्ष रहे हैं। तो इसका गठन होता है 1978 में, और रिपोर्ट देता है 1980 में देता है। तो गठन के समय जो इसका गठन किया था वो किसने किया था, मोरारजी देसाई ने इसका क्या किया था, गठन किया था। और बाद में जब ये रिपोर्ट देता है तो उस टाइम पर उनकी गवर्नमेंट चली जाती है, और इंदिरा गांधी उस टाइम पर सत्ता में वापस आ जाते हैं उस टाइम पे। तो फिर हम देखते हैं कि जैसे 1980 के बाद में लंबा समय निकल जाता है, जिसमें मंडल आयोग की रिपोर्ट है उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं देते हैं। फिर हम देखते हैं कि जैसे मंडल आयोग की जो रिपोर्ट में जो सिफारिशें थी उसमें था कि ओबीसी को 27% रिजर्वेशन देना है, क्योंकि लगभग जो ओबीसी कैटेगरी की जो एक तरह से टोटल जो आबादी में जो हिस्सा था लगभग 50% से कुछ ज़्यादा ही था उनका। उसके बाद में हम देखते हैं कि जैसे 1990 में जो वीपी सिंह की सरकार, विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार जब सत्ता में आती है, मंडल आयोग की सिफारिशों को क्या कर देते हैं, वो लागू कर देते हैं। 1992 में इस चीज़ के विरोध में जो इंदिरा साहनी थी वो कहाँ चली जाती है, सुप्रीम कोर्ट में चली जाती है इसके खिलाफ है। तो भारत सरकार में जो 9 जजों की जो पीठ है उसके द्वारा ऐतिहासिक फैसला दिया जाता है, जिसमें हम देखते हैं कि 6-3 से वो फैसला दिया जाता है। मतलब 6 लोग इसके पक्ष में होते हैं, 3 लोग एक तरह से असहमत भी रहते हैं। 6-3 के बहुमत से क्या आता है, ऐतिहासिक फैसला आता है, जिसमें 9 जजों की पीठें बैठी थी। अब अगर जब भी हम देखते हैं कि जैसे 9 जजों, अब अगर इस फैसले को अगर बदलना है तो इससे बड़ी पीठ है वो बैठानी पड़ेगी। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जैसे कोई भी संवैधानिक बेंच होती है उसके द्वारा जो भी डिसीजन दिया जाता है, तो उस बेंच से बड़ी बेंच अगर मान लो कि उस डिसीजन को बदलती है, तब उसको क्या किया जाता है, स्वीकार किया जा सकता है। सितंबर 1993 में डीओपीटी ने क्रीमी लेयर के लिए ओएम जारी किया था, मतलब ऑफिस ऑफ ए मेमोरेंडम जारी किया था।
डीओपीटी डिपार्टमेंट के द्वारा ये सितंबर 1993 में जारी हुआ था। उसके बाद में देखते हैं अक्टूबर 2000 में डीओपीटी का ब्रह्मपुरण जो स्पष्टीकरण पत्र जारी होता है 2004 में, उसकी वजह से जो एक तरह से देखा जाए तो चीज़ें सुलझने की बजाय और ज़्यादा क्या हो जाती है, उलझ जाती है 2004 के जो ओएमओ और वापस स्पष्टीकरण जारी होता है उसकी वजह से। फिर 2017 में आय सीमा है वो 6 लाख से बढ़ाकर 8 लाख प्रतिवर्ष कर दी गई। तो अभी जो एक तरह से जो ओबीसी की जो क्रीमिलियर के अंदर 8 लाख से अधिक अगर वार्षिक आय है किसी परिवार की, तो वो किस में आएगा, ओबीसी की क्रीमिलियर कैटेगरी के अंदर काउंट किया जाएगा। तो 2017 में ये जो पहले 6 लाख थी उससे बढ़ाकर कितनी कर दी गई, 8 लाख कर दी गई है। 2018 में हम देखते हैं कि 102वां संविधान संशोधन होता है और जिससे एनसीबीसी को संवैधानिक दर्जा दिया जाता है। 2021 में 105वां संविधान संशोधन होता है और उसमें था कि राज्यों को ओबीसी सूची का निर्धारण करने का जो अधिकार है वो किसको दे दिया जाता है, तो वो राज्यों को दे दिया जाता है। मतलब अब क्या कर सकते हैं कि राज्य है उनके पास में पावर है कि जो ओबीसी जो कैटेगरी है उसमें किन किन को शामिल किया जाएगा। तो ये पावर वो 105वें संविधान संशोधन के द्वारा किन को मिल गया है, राज्यों को मिल गया है। तो याद रखना थोड़ा सा कि जो ओबीसी कैटेगरी है सूची का निर्धारण करने का जो अभी जो पावर है वो किसके पास में, तो राज्य सरकारों के पास में है। और वो कब मिला, तो 2021 से मिला 105वें संविधान संशोधन के माध्यम से। फिर हाल ही में हम देखते हैं सुप्रीम कोर्ट का वर्तमान निर्णय है कि पीएसयूज में कर्मचारियों के जो बच्चे हैं उनके लिए एक स्पष्टीकरण आया है। 2004 में जो एक तरह से जो डीओपीटी के द्वारा स्पष्टीकरण जारी किया गया था उसकी वजह से जो मामला उलझ गया था, इसके लिए एक तरह से उसका एक समाधान के रूप में सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन अभी जजमेंट पारित हुआ है। अब हम देखते हैं कि जो इंदिरा साहनी वाद है वो क्या है, क्योंकि जो ओबीसी रिजर्वेशन को अगर समझना है तो हमें इंदिरा साहनी वाद को एक अच्छे से जानना होगा, क्योंकि इंदिरा साहनी वाद से बहुत ज़्यादा और जो ओबीसी रिजर्वेशन को लेकर या फिर अन्य जो कम्पिटेटिव एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन उठने की संभावनाएं होती है, क्योंकि एक लैंडमार्क डिसीजन था ये जो इंदिरा साहनी वाद है, तो इसका संबंध है वो ओबीसी रिजर्वेशन से जुड़ा हुआ है। तो ये थोड़ा सा हमें क्या रखना है, ध्यान में रखना है। केस का नाम अगर हम देखें तो है इंदिरा साहनी एंड अदर वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर के साथ। फिर हम जो तिथि है जजमेंट की वो है 16 नवंबर 1992 और जो पीठ थी वो 9 न्यायाधीशों की क्या थी, पीठ बैठी थी। मतलब 9 जजेज की ये पीठ संवैधानिक पीठ थी, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का गठन किया गया था इसके लिए। तो ये थोड़ा सा हमें क्या रखना है, याद रखना है कि निर्णय है वो किस तिथि को आया, 16 नवंबर 1992 को आया था। उसके बाद में मामले की पृष्ठभूमि अगर समझे तो वो क्या थी, तो 1980 में मंडल आयोग की जो रिपोर्ट थी उस रिपोर्ट में ओबीसी की जनसंख्या वो भारत में लगभग 52% है, उन्हें केंद्र सरकार की नौकरियों में 27% रिजर्वेशन मिलना चाहिए। तो ये रिपोर्ट वर्ष लंबे समय तक एक तरह से देखा जाए तो ये ठंडे बस्ती में रही। फिर उसके बाद में क्योंकि 80 में एक तरह से 1978 में इसका गठन हुआ था, 1980 में जाके हमने देखा कि वीपी मंडल के द्वारा रिपोर्ट वो दे दी जाती है, लेकिन उस समय उसको फिर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। फिर एक रोज़ हम देखते हैं कि जो वीपी सिंह जब सत्ता में आते हैं केंद्र में, उसके बाद में उन्होंने उस रिपोर्ट को क्या कर देते हैं, वो लागू कर देते हैं। तो 7 अगस्त 1990 को प्रधानमंत्री वीपी सिंह ने संसद में घोषणा की और उनकी सरकार मंडल आयोग की सिफारिशें क्या कर देती है, लागू करेगी। और इसके बाद पूरे देश में भारी विरोध प्रदर्शन हुए। अब कुछ लोग तो इसके समर्थन में, कुछ इसके विरोध में थे। फिर हम देखते हैं 13 अगस्त 1990 को सरकारी गजट में अधिसूचना जारी होती है ओबीसी रिजर्वेशन के लिए। केंद्र सरकार की सेवा में ओबीसी के लिए 27% पद वो क्या कर दिए जाएंगे, अब आरक्षित कर दिए जाएंगे। सर्वोच्च न्यायालय में इस चीज़ को क्या दी गई, फिर बाद में चुनौती दी गई कि जो ओबीसी है उसके लिए 27% जो रिजर्वेशन क्या वो सही है। इस चीज़ के लिए सुप्रीम कोर्ट में जो इंदिरा साहनी है वो उसने उसमें पिटीशन दायर की। फिर हम देखते हैं मामले का जो केंद्रीय प्रश्न क्या था, तो मामले का प्रश्न था कि जो सुप्रीम कोर्ट में जाने के पीछे कि ओबीसी को 27% देना संविधान के अनुच्छेद 16(4) के अनुसार वैध है क्या, क्या जाति को पिछड़ेपन का आधार माना जा सकता है क्या। तो हम देखते हैं कि जैसे संविधान में ये लिखा गया था कि 300 जो आर्टिकल 340 है वो राष्ट्रपति को पावर देता है कि जो अन्य पिछड़ा वर्ग है, तो उसमें हम देखते हैं कि जो वर्ग है, तो भारत में हम देखते हैं कि भारत में जातियां पाई जाती है न कि वर्ग पाए जाते हैं। तो वर्ग अगर नहीं देख, तो अब इस एक तरह से देखा जाए तो ओबीसी में अन्य पिछड़ा वर्ग में किन लोगों को शामिल किया जाएगा, तो इसका आधार क्या रहे। तो आधार फिर हमने देखा कि जैसे मंडल आयोग में जातियों को क्या माना गया था, एक आधार माना गया था, क्योंकि वर्ग है वो भारत में एक ऐसी जो व्यवस्था है, सामाजिक व्यवस्था, उसमें पाया नहीं जाता। तो फिर हम जातियों के आधार पर इस चीज़ को क्या किया गया, सुप्रीम कोर्ट ने फिर जो वर्ग था उसको एक तरह से जाति के रूप में ही मान्यता देते हुए उसको एक तरह से इस जो पूरा जो वाद था इसमें ओबीसी रिजर्वेशन को लेकर क्या कर दिया गया था, फिर सहमति दे दी थी। और 16(4) के अंदर हम देखते हैं कि जिससे सरकारी नौकरियों में जो रिजर्वेशन का जो प्रावधान है उसको भी क्या मान लिया गया था, वैध मान लिया गया था। तो संवैधानिक पीठ की पूरी अगर सूची में देखें कि यहाँ भारत के इतिहास की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण संवैधानिक पीठों में से एक थी, जिसमें 9 जजेस एक साथ बैठते हैं और इस इंदिरा साहनी वाद में अपना फैसला सुनाते हैं। उसमें हम देखते हैं कि जो जज थे वो कौन कौन थे, तो हम देखते हैं कि जो इसके जो अध्यक्ष थे, पीठ के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे उस टाइम पे, जो सीजीआई थे जिसमें एमएच
कानिया, वो उस टाइम पे क्या थे, जज थे, मतलब सीजीआई थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, और वो इसके क्या थे, अध्यक्ष थे। उसके बाद में जो अन्य जज थे उनमें क्या कौन कौन है, जिसमें हम अन्य जो जज थे उसमें एम.एन. वेंकट चलैया थे, जो उस टाइम पे जो सुप्रीम कोर्ट के क्या थे, जो जज थे, मुख्य जो अन्य न्यायाधीश थे उस टाइम पे, और एस रत्नावेल पांडियन थे। उसके अलावा एक थे ए.एम. अहमदी थे। उसके अलावा कुलदीप सिंह जी थे, पी.बी. सावंत थे, आर.एम. सहाय थे, बी.पी. जीवन रेड्डी थे, और एस.सी. अग्रवाल थे। तो उस टाइम पे ये जो 9 न्यायाधीशों की क्या थी, ये जज थी, ये जो एक तरह से जो संवैधानिक पीठ थी। उस संवैधानिक पीठ में हम देखते हैं कि जो सबसे महत्वपूर्ण जिस जज की चर्चा होती है वो है बी.पी. जीवन रेड्डी, जिसने एक तरह से देखा जाए तो लीड जजमेंट लिखा था उस टाइम पे आगे होके, और ये लिखा था कि जैसे जो इंदिरा साहनी वाद है उसमें ओबीसी को जो रिजर्वेशन दिया गया है, वो रिजर्वेशन क्या है, एक वेद है। इस चीज़ के लिए जो लीड जो जजमेंट लिखने का काम किया था वो किसने किया था, बी.पी. जीवन रेड्डी ने किया था। ये थोड़ा सा हमें क्या रखना है, याद रखना है। उसके अलावा हम देखते हैं कि जैसे मेजोरिटी में जो 6-3 का जो रेशियो था, जो 6 लोग इसके पक्ष में थे, उनके बारे में हम देखते हैं कि जैसे बहुमत का जो निर्णय है उसमें एक तरह से जो एम.एन. वेंकट चलैया है, उसमें रत्नवेल पांडियन है, उसके अलावा ए.एम. अहमदी है। तो ये जो 3 थे ये बहुमत के साथ में थे, मेजोरिटी के साथ में थे। उसके अलावा अगर एक एस.सी. अग्रवाल है, तो इस तरीके से हम देखते हैं तो ये लोग थे इसके पक्ष में थे। जो एम.एच. कानिया भी थे। उसके अलावा हम 3 लोग हैं वो डिसएग्री थे इससे, मतलब आंशिक असहमति थी इनकी, मतलब कुछ मात्रा में ये लोग उससे पूर्ण तरीके से सहमत नहीं थे। तो ये थोड़ा सा क्या रखना है, हमें याद रखना है 9 जजों के बारे में। उसके बाद में हम देखते हैं कि जैसे निर्णय जो आया वो 6-3 से निर्णय आया था 16 नवंबर 1982 को। उसके बाद में हम देखते हैं कि ये निर्णय भारतीय संविधान के इतिहास का एक माइलस्टोन बन गया था, एक मील का पत्थर साबित हुआ था, क्योंकि इस लीड जजमेंट को जो बहुमत ने स्वीकार किया था वो किसके द्वारा लिखा गया, बी.पी. जीवन रेड्डी के द्वारा लिखा गया था। मुख्य लीड जो निर्णय डिसीजन लिखा था उसके। अब पक्षकार कौन थे, कौन था, किस तरफ था, एक थोड़ा सा ये देखते हैं कि जैसे याचिकाकर्ता है, पिटिशनर है, वो इंदिरा साहनी, जो उस टाइम पे क्या थी कि जर्नलिस्ट थे, मुख्य याचिकाकर्ती थी, और अन्य लोग भी इसके साथ में क्या थे, अन्य याचिकाकर्ती भी थे कुछ लोग, लेकिन जो केस का नाम है वो इंदिरा साहनी के नाम से पड़ा। अब प्रतिवादी जो थे उनके बारे में भारत सरकार यूनियन ऑफ इंडिया, क्योंकि उन्हीं के द्वारा उसको क्या जो मंडल आयोग की जो रिपोर्ट थी उसको लागू किया गया था, तो मंडल आरक्षण के आदेश का बचाव किया था इन्होंने कि ये जो हमारे द्वारा लागू किया गया वो क्या है, वेद है। जो एक हस्तक्षेप करता है विभिन्न ओबीसी संगठन थे, राज्य सरकारें, SC/ST आयोग वगैरह, ये इसके में क्या हस्तक्षेप करता थे। उसके अलावा हम और देखते हैं कि दोनों पक्षों के जो तर्क थे वो क्या थे, तो दोनों जो लोग थे दोनों साइड के, उसमें जो तर्क और वितर्क जो किस तरीके से थे, तो हम देखते हैं कि याचिकाकर्ताओं के तर्क थे कि आरक्षण के विरोध में तो जाति कास्ट है वो आधारित आरक्षण संविधान के अनुच्छेद 16(1) में समानता के अधिकार का क्या है, उल्लंघन है। तो इन्होंने जाति के आधार पर हम क्या नहीं दे सकते, आरक्षण या रिजर्वेशन नहीं दे सकते। उनमें जो आधार था वो सामाजिक और आर्थिक पिछड़ापन था एक तरह से देखा जाए तो, और जाति के आधार पर किसी भी मतलब कोई भी प्रकार का आरक्षण देना उचित नहीं है। तो इस तरीके से ये लोग इसके पक्ष मतलब पक्ष में नहीं थे। SC/ST का जो 22.5%, OBC का 27% या 49.5% कुल आरक्षण जो अनुचित रूप से अधिक है और सामान्य वर्ग के लिए अवसर को क्या करता है, ये समाप्त करता है। उसके बाद में हम देखते हैं कि जैसे मंडल आयोग की जनगणना पुरानी जो 1931 की जो डाटा था उसको आधार माना था, उन्हें 1990 में OBC की वास्तविक स्थिति का सटीक आंकलन नहीं किया गया था। तो ये भी कहा गया था कि जो मंडल आयोग के द्वारा जो नवीनतम जो OBC की जो एक तरह से जो मतलब जनगणना है उसकी जो डाटा है उनको उन्होंने एक तरह से सटीक रूप से एक आंकलन नहीं किया था। पिछड़े वर्ग की पहचान केवल जाति से नहीं हो सकती, आर्थिक आधार भी एक आधार होना चाहिए। आरक्षण उत्पन्न जो OBC परिवारों के बच्चे हैं भी लाभ उठाते हैं, जबकि वास्तव में पिछड़े वंचित रह जाते हैं। तो ये थोड़ा सा क्या रखना है, याद रखना है। उसके लिए ही फिर सुप्रीम कोर्ट ने जो नॉन क्रीमिलियर और क्रीमिलियर का कॉन्सेप्ट दिया था बाद में आगे। फिर सरकार के जो तर्क थे वो क्या आरक्षण के पक्ष में थे कि अनुच्छेद 16(4) में पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की स्पष्ट अनुमति देता है, संसद का नीतिगत निर्णय है, और जाति भारतीय समाज में पिछड़ेपन का एक प्रमुख कारण है, इसे पहचान का आधार बनाना संविधान सम्मत है। OBC वर्ग सदियों से सामाजिक और शैक्षणिक भेदभाव का शिकार रहा है, लेकिन जो रिजर्वेशन दिया गया वो सामाजिक और शैक्षणिक भेदभाव के आधार पर दिया गया, केवल आर्थिक आधार पर्याप्त नहीं है। मंडल आयोग ने व्यापक सर्वे के बाद 3743 जातियों को OBC सूची में क्या किया था, शामिल किया। तो ये भी थोड़ा सा डाटा है वो हमें क्या रखना है, याद रखना है। उसके बाद में हम देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य जो निर्णय की होल्डिंग्स जो रहे हैं वो क्या 9 जजों की जो पीठ थी उसने 6-3 से जो बहुमत से जो महत्वपूर्ण निर्णय दिया, उसमें हम देखते हैं कि OBC आरक्षण की जो वैधता है उसको क्या कर लिया गया था, स्वीकार कर लिया गया था। तो 27% जो OBC आरक्षण है वो संवैधानिक रूप से क्या रहा, वैध रहा, वो 16(4) के अनुरूप है। तो इसमें एक तरह से देखा जाए तो 16(4) की
मतलब एक तरह से अनुरूप है, उसके उसके मतलब एक तरह से खिलाफ नहीं कर रहा है या उसके विरोध में नहीं है। तो ये क्या है, ओबीसी आरक्षण की जो वैधता है उसको क्या कर लिया, स्वीकार किया। दूसरा कि जाति और पिछड़ापन को भी क्या करते हैं कि जाति पिछड़े वर्ग की एक पहचान का एक आधार हो सकती है, लेकिन एकमात्र आधार नहीं हो सकती। मतलब केवल जाति के आधार पर आरक्षण देना उचित नहीं है, लेकिन पिछड़ेपन का एक तरह से पहचान अगर कर रहे हैं तो अलग अलग जो पैरामीटर्स है उनमें अगर एक पैरामीटर वो जाति भी कहीं ना कहीं हो सकती है। तो इस चीज़ को भी सुप्रीम कोर्ट ने उस टाइम पे रखी थी। फिर 50% की सीमा का जो कॉन्सेप्ट है कि कुल आरक्षण अब 50% से अधिक नहीं होना चाहिए अति विशेष परिस्थितियों को छोड़कर। ये थोड़ा सा भी हमें क्या रखना है कि तमिलनाडु में जो एक तरह से जो आरक्षण की सीमा वो 50% से भी ज़्यादा है, लेकिन विशेष परिस्थितियों को छोड़कर। ये चीज़ें भी थोड़ी सी हमें याद रखनी है। उसके बाद में क्रीमिलियर के बारे में हम देखते हैं, ओबीसी के जो उन्नत या संवर्ग है, जो समृद्ध जो वर्ग है ओबीसी के अंदर भी, उसको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था उस टाइम पे। जो क्रीमिलियर का जो कॉन्सेप्ट है वो सुप्रीम कोर्ट ने दिया था। पदोन्नति में आरक्षण की बात है तो अनुच्छेद 16(4) में केवल प्रारंभिक नियुक्ति तक की पदोन्नति में आरक्षण असंवैधानिक है। तो ये थोड़ा सा याद रखना है कि जो ओबीसी को जो रिजर्वेशन मिलता है उसमें जो पदोन्नति है उसमें रिजर्वेशन नहीं मिलता, सिर्फ प्रथम जो नियुक्ति है उसी तक, प्रारंभिक नियुक्ति तक की 16(4) के अकॉर्डिंग उसको रिजर्वेशन मिलता है। अनुच्छेद 16(4) की जो प्रकृति है ये अनुच्छेद 16(1) का अपवाद नहीं है, बल्कि समानता के सिद्धांत का एक पहलू है। तो ये भी थोड़ा सा क्या रखना है, हमें याद रखना है। मंडल आयोग की जो रिपोर्ट है, रिपोर्ट को संशोधन के साथ स्वीकार कर क्रीमिलियर के बाहर करना अनिवार्य है। तो ये भी हमें क्या रखना है, ध्यान में रखना है। और उसके अलावा न्यायिक समीक्षा की बात करें तो आरक्षण नीति न्यायिक समीक्षा के अधीन है, पूर्णतः विवेक के अधीन नहीं है। तो इसका कभी भी क्या हो सकता है, जुडिशियल रिव्यू हो सकता है समय समय पर, अगर सुप्रीम कोर्ट चाहे तो। ये भी हमें क्या रखना है, याद रखना है इस टाइम पे। ये सारी चीज़ें इस केस से सामने निकल के आई थी हमारे सामने। क्रीमिलियर की अवधारणा इंदिरा साहनी से उत्पन्न हुई थी। इस इंदिरा साहनी केस का सबसे दूरगामी प्रभाव क्रीमिलियर की अवधारणा की स्थापना थी। न्यायालय का तर्क था कि यदि किसी ओबीसी परिवार ने पर्याप्त सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक उन्नति कर ली है तो वह अब पिछड़ा नहीं रहा। ऐसे परिवारों को आरक्षण का लाभ देना उन वास्तविक पिछड़े लोगों के साथ अन्याय होगा जिनके लिए आरक्षण बनाया गया था। तो ये थोड़ा सा हमें क्या रखना है, याद रखना है। तो ओबीसी के भीतर भी एक उन्नत वर्ग या फिर हायर क्लास को चिन्हित करके उसे आरक्षण से क्या किया जाना चाहिए, बाहर किया जाना चाहिए। तो यही क्या है, क्रीमिलियर का कॉन्सेप्ट है कि जो ओबीसी वर्ग में जो समर्थ हो चुके हैं, अब ओबीसी उसके लिए जो पैरामीटर्स है वो क्या है। तो वर्तमान में हम देखते हैं कि जैसे 8 लाख की जो आय का जो इनकम का जो कॉन्सेप्ट है वो उसको क्या करते हैं, शामिल करते हैं। तो इसके लिए अब अलग अलग तरीके से किस तरीके से इस चीज़ को बाहर करेंगे। जो क्रीमिलियर है उसमें हम तो आय का एक क्राइटेरिया रखा है कि 8 लाख से ऊपर अगर किसी के परिवार की वार्षिक आय है ओबीसी की तो उसको क्रीमिलियर में शामिल करेंगे। बाकी है वो 8 लाख से कम है तो वो नॉन क्रीमिलियर में शामिल होगा। क्रीमिलियर का मतलब जो मलाईदार तबका है उसकी बात। और सिद्धांत, आरक्षण का लाभ उन्हें मिले जिन्हें वास्तव में इसकी आवश्यकता न कि उन्हें जो पहले से संपन्न है। पदोन्नति या प्रमोशन में आरक्षण विवाद और उसका संशोधन अगर देखते हैं, इंदिरा साहनी केस में कहा गया था कि पदोन्नति में आरक्षण नहीं होगा। इसके बाद संसद ने निम्नलिखित संविधान संशोधन किए हैं, जिनमें हम देखते हैं कि जो संसद के द्वारा जो संविधान संशोधन किया गया वो 17वां संविधान संशोधन था जो 1995 में किया गया था। अनुच्छेद 16(4)(a) जोड़ा गया था जिसमें SC/ST को पदोन्नति में आरक्षण का अधिकार दिया गया था। तो ये थोड़ा सा हमें क्या रखना है, याद रखना है। उसके बाद में 81वां संविधान संशोधन जो 2000 में किया गया था, अनुच्छेद 16(4)(b) को जोड़ दिया गया था जिसमें बैकलॉग की जो रिक्तियाँ हैं वो 50% सीमा से बाहर रखा गया है। तो ये भी थोड़ा सा याद रखना है कि जो बैकलॉग की अगर किसी वैकेंसी में अगर जो सीटें आती हैं, रिजर्व कैटेगरी की अगर सीटें नहीं भरी जाती है तो इसी कैटेगरी के लिए जो बचे हुए जो सीटें हैं उनकी वो अगली वैकेंसी में उनको क्या कर दिया जाता है, ऐड कर दिया जाता है। तो उस समय 50% का जो रिजर्वेशन का जो क्राइटेरिया है वो क्या हो सकता है, पार हो सकता है। तो ये थोड़ा सा क्या रखना है, हमें याद रखना है। तो एक तो 77वां संविधान संशोधन जिसके द्वारा 16(4)(a) जो आर्टिकल है वो संविधान में शामिल किया गया था, जिसमें SC/ST जो वर्ग है उसको पदोन्नति में क्या दिया गया था, आरक्षण दिया गया था प्रमोशन में। और 81वां संविधान संशोधन 2000 में हुआ था जिसमें 16(4)(b) को ऐड किया गया था जिसमें बैकलॉग की जो रिक्तियां हैं, जो पोस्टें, उनको 50% की सीमा से क्या रखा गया था, बाहर रखा गया था। उसके बाद में 82वां संविधान संशोधन होगा 2000 के अंदर ही, और SC और ST के लिए मूल्यांकन में छूट का प्रावधान किया गया था। 85वां संविधान संशोधन 2001 में हुआ है जिसमें SC/ST को कॉन्सिक्वेंटली जो सीनियरिटी है उसमें के सहित पदोन्नति का आरक्षण दिया था सुप्रीम कोर्ट ने। तो ये थोड़ी सी हमें क्या पदोन्नति जो प्रमोशन है उसमें जो रिजर्वेशन है उसको लेकर भी हमें थोड़ी सी चीज़ क्या रखनी है, ध्यान में रखनी है। उसके बाद में हम आगे अगर देखें तो उसमें है असहमति से जो ओपिनियन या निर्णय निकल गया है हमारे सामने। तो कुलदीप सिंह की जो असहमति का जो रीज़न था उसमें देखते हैं कि उनका मत था कि आर्थिक पिछड़ापन को ही एकमात्र आधार होना चाहिए। जाति आधारित आरक्षण से सामाजिक विभाजन बढ़ेगा, मतलब जातियों के बीच में फूट पड़ेगी। इससे एक तरह से सामाजिक जो विभाजन है, समाज में जो द्वेष है उसकी भावना बढ़ेगी। इस वजह से हम देखते हैं कि आर्थिक पिछड़ापन है, मतलब इकोनॉमिकली अगर
जो रिजर्वेशन का एक बेस बनाया जाए तो वो ज़्यादा क्या रहेगा, उचित रहेगा। ये कुलदीप सिंह के विचार थे। वे चाहते थे कि SC ST OBC के सभी के लिए एकीकृत आर्थिक मानदंड है वो निर्धारित किया, मतलब एक ही प्रकार के नॉर्म्स है वो SC ST OBC तीनों के लिए डिसाइड कर दिए जाएँ, जिनमें जातियों को न मानकर जो एक तरह से पैरामीटर वो किसको माना जाए, आर्थिक पिछड़ापन को माना जाए, मतलब गरीबी को माना जाए। तो उनका ये मत था। उसके अलावा हम देखते हैं कि जैसे एक थे RM सहाय। अब RM सहाय के जो विचार थे वो देखते हैं कि उनके बारे में RM सहाय की जो असहमति के कारण था, उनका मत था कि 50% की सीमा बहुत कठोर है और कुछ विशेष परिस्थितियों में इसे लचीला बनाया जाना चाहिए। मतलब एक तरह से देखा जाए तो 50% से बाहर जाना ही नहीं चाहिए। और उन्होंने OBC की उप श्रेणीकरण, मतलब जो सब कैटेगराइजेशन की आवश्यकता पर जोर दिया। अत्यंत पिछड़े और कम पिछड़े OBC के बीच में अंतर हो। तो हम देखते हैं कि वर्तमान में हम देखते हैं कि 2017 के आसपास में हम देखते हैं कि एक जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनके द्वारा एक आयोग की स्थापना की गई थी, जस्टिस रोहिणी आयोग की स्थापना हुई, जिसके द्वारा जो OBC जो कैटेगरी है उनमें शायद क्या किया जाना है, जो सब कैटेगराइजेशन है या उप वर्गीकरण है वो करने पर विचार चल रहा है। अब वो रिपोर्ट है वो कब तक पेश होती है वो देखेंगे। तो शायद ये जो RM सहाय की जो विचार थे उसको शायद अभी देखते हैं कि सुप्रीम OBC की जो उप वर्गीकरण का जो विचार है वो जस्टिस रोहिणी आयोग की रिपोर्ट आनी बाकी है। उस रिपोर्ट से शायद ये इस पर विचार किया गया था कि जो OBC जातियाँ हैं उनमें अत्यंत पिछड़ी और कम पिछड़े वर्ग की क्या की जाएगी, इसमें पहचान करने का अब उस रिपोर्ट में लिखा गया है। उसके बाद में हम देखते हैं कि जो PB सावंत की जो असहमति का कारण था, उन्होंने 50% की सीमा के बारे में असहमति व्यक्त की और कुछ राज्यों में इससे अधिक आरक्षण की संभावना को खुला रखना चाहते थे। तो ये भी थोड़ा सा क्या रखना, हमें ध्यान रखना है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो विशेष परिस्थिति को छोड़ के रिजर्वेशन का जो दायरा वो 50% से ऊपर नहीं होना चाहिए। अब देखते हैं कि निर्णय का महत्व क्या रहा, उसका जो प्रभाव है वो क्या रहा। तो क्षेत्र और प्रभाव के बारे में देखते हैं कि OBC आरक्षण की जो वैधानिकता है, तो 27% OBC आरक्षण को संवैधानिक मान्यता मिली, जो आज भी क्या है, लागू है। क्रीमिलियर की स्थापना हुई कि 1993 में DOPT ने OM जारी किया, मतलब ऑफिस मेमोरेंडम जारी किया। वर्तमान में जो 8 लाख की सीमा इसी से है, मतलब जो वर्तमान में एक तरह से देखा जाए तो 2017 में जो 6 लाख थी उससे अब बढ़ा के कितनी कर दी गई है, 8 लाख कर दी गई है इनकम है वो OBC के लिए, क्रीमिलियर के लिए। तो ये थोड़ा सा याद रखना है। जो 50% की सीमा है ये नियम आज भी मान्य है। इंदिरा साहनी प्रकरण की सबसे बड़ी देन है तो वो है जो एक 50% की जो सीमा थी उसको सामान्य परिस्थितियों में कोई भी गवर्नमेंट मनमाना आरक्षण नहीं दे सकती। और दूसरा जो रिजर्वेशन दिया गया था उससे जुडिशियल रिव्यू के तहत रखा था सुप्रीम कोर्ट ने कि उसकी न्यायिक समीक्षा कभी भी की जा सकती है। तो जो सरकारें हैं वो मनमाना रिजर्वेशन है वो नहीं दे सकती। जाति की भूमिका के बारे में देखते हैं कि जाति पिछड़ेपन का पहचान का एक आधार हो सकती है, तो ये मान्यता जो आज भी क्या है, कायम है। तो ये एक OBC जो एक तरह से देखा जाए तो इसी OBC को जो 27% रिजर्वेशन मिला था उसी की वजह से जो इंदिरा साहनी वाद निकल के हमारे सामने आता है और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो दिया गया एक लैंडमार्क डिसीजन था ये, तो जिसकी वजह से हमें कुछ बहुत सी जो एक की स्टोन है जो आज भी हमारे सामने माइल स्टोन है जो हमारे सामने दिख रहे हैं हमें। उप वर्गीकरण 2024 में कि 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने माना कि OBC में उप वर्गीकरण संवैधानिक है। ये थोड़ा सा याद रखना है कि जो OBC कैटेगरी उसमें क्या कर सकते हैं, उप वर्गीकरण है वो गवर्नमेंट कर सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। वो जो केस था उसमें तो पंजाब वर्षित देवेंद्र सिंह केस था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ को स्वीकार किया था। संवैधानिक संशोधन अगर देखें तो 77वां, 81वां, 82वां, 85वां संशोधन इंदिरा साहनी की प्रतिक्रिया में है। तो ये थोड़ा सा याद रखना है। जो अलग अलग रिजर्वेशन हुए हैं, चाहे वो पदों जो 16(4)(1) के अंदर पदोन्नति में आरक्षण हो SC ST को, उसके अलावा अगर 16(4)(B) के अंदर की बात कहें या 16 जो 82 है, 85 अलग अलग संविधान संशोधन जो हमने पीछे देखे थे। उसके बाद में राज्यों के अधिकारों की बात करें 105वां संविधान संशोधन 2021 में, जिसमें राज्यों को पावर दी गई कि OBC सूची बनाने का क्या दिया गया, उनको अधिकार दिया गया। उसके अलावा हम देखते हैं इंदिरा साहनी जो वाद है सेकेंड, उसमें अनुवर्ती निर्णय आया कि 2000 में सुप्रीम कोर्ट ने पुनः स्पष्ट किया कि क्रीमिलियर की समीक्षा प्रत्येक 10 वर्ष में होनी चाहिए। पहले जो कैटेगरी है उसके लिए जो क्रीमिलियर की जो कॉन्सेप्ट है उसमें क्या हुआ था कि जैसे समय समय पर लगभग 10 वर्षों में उसमें कोई ना कोई क्रीमिलियर का जो कॉन्सेप्ट है उसमें क्या होना चाहिए, बदलाव होना चाहिए, या जो पैरामीटर डिसाइड किया गया उसमें क्या होना चाहिए, चेंजिंग होनी चाहिए। आय की सीमा समय समय पर संशोधन आवश्यक है ताकि मुद्रास्फीति या इन्फ्लेंस है उसके साथ प्रासंगिकता बनी रहे। इसी वजह से 2017 में जो क्राइटेरिया था जो 6 लाख था पहले, उससे बढ़ा के कितना कर दिया गया, 8 लाख कर दिया गया। उसके बाद में हम देखते हैं इंदिरा साहनी और वर्तमान जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है उसमें क्या संबंध रहा है। तो देखते हैं कि जो क्रीमिलियर है, इंदिरा साहनी 1992 का जो केस था उसमें अवधारणा स्थापित की क्रीमिलियर की।
ओबीसी के उन्नत वर्ग को क्या रखा जाए, बाहर रखा जाए, मलाईदार तबके को क्या कर दिया जाए, बाहर कर दिया जाए इसे। और वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट इंडियन नियम है कि मूल अवधारणा की क्या हुई है, वापस पुष्टि हुई है। और आय परीक्षण है, ये थोड़ा सा याद रखना है कि जो आय इनकम जो टेस्ट है, इनकम टेस्ट में आय संपत्ति परीक्षण की नींवें रखी थी इंदिरा साहनीवाद में। और ये चीज़ है वर्तमान जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है उसमें सैलरी प्लस कृषि आय है उसे बाहर किया है। तो ये थोड़ा सा याद रखना है कि इसमें क्या क्या शामिल नहीं होगा, तो सैलरी आय काउंट नहीं होगी। इसके लिए जो क्रीमिलियर का जो कॉन्सेप्ट है, क्रीमिलियर की जो 8 लाख की जो इनकम डिसाइड की गई उसमें सैलरी काउंट नहीं होती है। और कृषि आय है उसको क्या रखा गया, एग्रीकल्चर जो इनकम है उसको क्या कर दिया, स्पष्ट किया गया, उनको क्या रखा गया है, बाहर रखा गया है वर्तमान में। क्योंकि यही था कि जैसे वर्तमान 2004 का जो ओएमओ था, जो स्पष्टीकरण जारी किया गया था जो 1993 के ओएमओ पे, उसमें यह था कि जो पीएसयूज है, अब पीएसयूज में क्या था कि जैसे उसमें जो कर्मचारी उनकी जो सैलरी है वो उसमें क्या कर सकते थे, जो क्रीमिलियर वाला है उसमें ऐड करते थे। तो ये थोड़ा सा था कि उसकी सैलरी को क्या रखा गया, बाहर रखा गया है, और कृषि आय को भी क्या किया गया है, बाहर किया गया है। तो ये थोड़ा सा हमें क्या रखना है, ध्यान रखना है। जो इनकम टेस्ट था उसमें पीएसयूज कर्मचारी इस मुद्दे पर स्पष्टता नहीं थी उनके लिए, मतलब बाकी कर्मचारियों के लिए तो थी कि सैलरी और कृषि आय को बाहर रखा गया, लेकिन ये पीएसयूज के लिए नहीं था। अब उनको ये शर्त है वो किसके लिए लागू हो रही है, पीएसयूज के लिए भी लागू कर दी गई है, टेस्ट लागू है। और 2004 में भ्रम की स्थिति पैदा हुई थी। इसके बाद जो डीओपीटी जो डिपार्टमेंट है उनके द्वारा 1993 में ओएमओ आया, मतलब ऑफिस मेमोरेंडम आया 2004 के पत्र के भ्रम को दूर किया। ये याद रखना, ये जो आया उसकी वजह से थोड़ा सा भ्रांतियाँ पैदा हो गई थी समाज में, उसको लेकर 2004 में जो एक स्पष्टीकरण जारी किया गया था उसकी वजह से और ज़्यादा हो गई थी। तो मूल भावना थी वास्तविक पिछड़े लोगों को लाभ मिले। इसी भावनाओं को बरकरार रखते हुए पीएसयूज के बच्चों को अब क्या मिली है, राहत मिली है। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है इसमें, एक उन कर्मचारियों की क्या हुई है, जीत हुई है। अब हम देखते हैं कि जो 1993 का जो ओएम जारी हुआ था, ऑफिस मेमोरेंडम जारी हुआ था क्रीमिलियर के नियमों को लेकर, उसमें हम देखते हैं कि जो संवैधानिक पद है जैसे कौन कौन है वो क्रीमिलियर में आता है। तो क्रीमिलियर के लिए जो है उसमें देखते हैं कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज, क्लास गवर्नमेंट के क्लास फर्स्ट और सेकंड के जो अधिकारियों के जो बच्चे हैं वो किस में शामिल होंगे, क्रीमिलियर में शामिल हो। उसके अलावा अगर सशस्त्र बल है उनमें हम देखते हैं तो अर्धसैनिक सशस्त्र बलों की एक निश्चित रैंक के ऊपर के जो अधिकारियों के बच्चे वो इसमें शामिल होंगे। आय संपत्ति परीक्षण मतलब एक तरह से जो इनकम टेस्ट, जो इनकम है उसका जो टेस्ट है वो देखेंगे कि जो परीक्षण है उसमें कि जो पेशेवर जो वेतनभोगी है, व्यापारी है, प्लांटेशन धारक है, शहरी भूमि और भवन स्वामी, तो वो सारे इसमें शामिल है, क्रीमिलियर की कैटेगरी में शामिल किए जाएंगे। पीएसयूज के कर्मचारी, लेकिन वही पीएसयूज के कर्मचारी शामिल होगी जिनकी समकक्षता सरकारी पदों के अनुसार हो चुकी है। क्योंकि जो ये जो सरकार के उपक्रम है उनमें और गवर्नमेंट जो सेक्टर है उसमें जो अलग जो पद है उनकी जो एक तरह से जो समकक्षता है वो अभी तक स्थापित नहीं हुई है। तो अगर समानता हायरार्की स्थापित हो जाती है कि कौन सा पद किस पद के समान समतुल्य रहेगा, तब होने के बाद पीएसयूज के कर्मचारियों पे एक तरह से ये चीज़ें लागू होगी। उसके अलावा हम देखते हैं कि आय या संपत्ति जो परीक्षण है वो उसके बारे में हम देखते हैं कि जिसमें मूल सीमा अगर देखी जाए तो 1993 में 1 लाख वार्षिक आय थी, इससे अधिक है वो क्रिमिलियर की कैटेगरी में काउंट किया जाएगा। वर्तमान सीमा वो 8 लाख प्रतिवर्ष 2017 से लागू हुई है, शामिल नहीं है। माता पिता की वेतन आय मतलब एक तरह से एक की सैलरी है वो और कृषि आय है वो शामिल नहीं होगी इनकम टेस्ट, जो इनकम जो टेस्ट है उसमें। उसके अलावा हम देखते हैं कि शामिल है तो क्या क्या शामिल है, तो मकान किराया शामिल है उसको जोड़ेंगे। व्यापार से जो आय प्राप्त हो रही है उसको हम क्रिमिलियर के लिए जो आय का 8 लाख का जो क्राइटेरिया उसमें शामिल करेंगे। पूंजीगत जो लाभ हो रहा है उसको शामिल करेंगे और अन्य स्रोतों से जो लाभ आय प्राप्त हो रही है उसको काउंट किया जाएगा। सिर्फ सैलरी और कृषि आय को क्या करेंगे, छोड़ा जाए। उसके अलावा अन्य जो चीज़ें हैं जिसे इनकम मिल रही है उसको उसमें शामिल करेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है सरकारी पीएसयू सैलरी को क्रीमिलियर में नहीं जोड़ा जाएगा। तो सरकारी और पीएसयूज के जो कर्मचारी उनकी जो सैलरी है उनको क्रीमिलियर में नहीं जोड़ा जाएगा। 1993 में जो ओएम की मूल भावना यही थी, लेकिन वो अगर देखा जाए तो जो 2004 में स्पष्टीकरण आया था उसकी वजह से भ्रांतियाँ फैल गई थी। उस भ्रांति को एक तरह से स्पष्ट करने के लिए अभी जैसे सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन दिया था। तो अभी थोड़ा सा याद रखना कि जो सरकारी कर्मचारी और जो पीएसयूज के जो कर्मचारी उनकी सैलरी है उसमें काउंट नहीं करेंगे। लेकिन पीएसयूज पहले क्या होता है, इस जजमेंट से पहले जो पीएसयूज के जो कर्मचारी उनकी सैलरी को इसमें काउंट किया जाता था। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब अगर इनकी सैलरी को काउंट नहीं करेंगे तो उसकी वजह से जो ज़्यादा लोग हैं वो ओबीसी का जो रिजर्वेशन उसका फ़ायदा उठा सकेंगे। 2004 का जो स्पष्टीकरण पत्र था उसकी वजह से क्या हुआ था, भ्रम हुआ था। तो अक्टूबर 2004 में जो डीओपीटी जो डिपार्टमेंट उसने पैरा 9 में कहा था कि पीएसयू के कर्मचारियों की सैलरी को भी इनकम टेस्ट में शामिल किया जाए। तो ये थोड़ा सा याद रखना कि इनके पीएसयू के जो कर्मचारी हैं उनकी सैलरी को भी इनकम टेस्ट उसमें शामिल किया जाए। 3 वर्षों तक 8 लाख से अधिक हो
मतलब लगातार उनकी सैलरी अगर 3 वर्ष होता है 8 लाख से अधिक है तो उसकी सैलरी को उसमें काउंट किया जाएगा और वो किस में शामिल किए जाएंगे, क्रीमी लेयर में शामिल किए जाएंगे। इसे ऑथोराइज मतलब एक तरह से देखा जाए अथॉरिटीज़ ने वेतन आय को भी क्रीमी लेयर में जोड़ना शुरू कर दिया था। और हुआ क्या कि जो 1993 में ओएम के विरुद्ध था, मतलब ऑफिस मेमोरेंडम के क्या था, ये विरुद्ध था, क्योंकि इसमें कहा गया तो सैलरी रैंक को उनको शामिल नहीं करेंगे। तो थोड़ा सा ये क्या हुई, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी इस चीज़ को समझने में। फिर वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय देकर 2004 की इस भ्रम को क्या कर दिया, समाप्त कर दिया है। और 1993 की जो भाषा स्पष्ट है उसको क्या कर दिया, और ज़्यादा स्पष्ट कर दिया, क्लियर कर दिया है। सैलरी को इससे क्या किया गया है, बाहर किया गया है। वर्तमान सुप्रीम कोर्ट का निर्णय क्या रहा है उसके बारे में देखिए। जब सरकार पीएसयूज के पदों की, सरकारी पदों के, मतलब जो पीएसयूज के जो पद है, अलग अलग पोस्टें होती हैं, और सरकारी जो डिपार्टमेंट उसमें जो पोस्टें होती हैं उनको एक दूसरे के एक हायरार्की में अगर बराबर कर दिया जाएगी, कौन सी पोस्ट के बराबर रहेगी, मतलब समकक्षता स्थापित हो जाए, तब जाके हम देखेंगे कि जो ये चीज़ें लागू हो सकती है। लेकिन वर्तमान में समकक्षता स्थापित नहीं है, इसकी वजह से इनकम टेस्ट लागू होगा, मतलब उन पे भी क्या लागू होगा, इनकम टेस्ट है वो लागू होगा, उनकी आय देखी जाएगी। लेकिन वर्तमान में हम देखते हैं कि पीएसयू के कर्मचारी को, बच्चों को केवल क्रीमी लेयर में नहीं रखा जा सकता, क्योंकि माता पिता की आय अधिक है, इस वजह से उनको क्रीमी लेयर की कैटेगरी में नहीं रखा जा सकता। 1993 की ओम की भाषा स्पष्ट है। वेतन आय और कृषि आय की जो गणना है उससे क्या रखेंगे, उसको बाहर रखेंगे। ये थोड़ा सा याद रखना, 8 लाख वाले जो इनकम का जो क्राइटेरिया उससे। उसके अलावा हम देखते हैं कि जो परीक्षा की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो क्या हो सकते हैं। तो इसमें ओबीसी आरक्षण कब लागू हुआ, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। ओबीसी को कितना आरक्षण, इंद्रासानी केस में पीठ के बारे में पूछ सकते हैं। जो लीड जजमेंट है किसने लिखा, उसके निर्णय कब आया। 1900 जो 50% की सीमा का जो नियम है वो क्या है, क्रिमिलियर या ओएम कब है जारी हुआ। वर्तमान आय सीमा क्या है, सैलरी आय गिनी जाएगी या नहीं गिनी जाएगी, तो ये थोड़ा सा पूछ सकते हैं। और 102वां संविधान संशोधन, 105वां संविधान संशोधन, ये थोड़ा सा हमें क्या रखना है, याद रखना है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जो आज जो हमारा चर्चा का विषय था वो क्या है, वो था ओबीसी आरक्षण, क्रीमिलियर और नॉन क्रीमिलियर के कॉन्सेप्ट के बारे में था, जो इंदिरा साहनीवाद के बाद से चर्चा में आया था। और ओबीसी को जो रिजर्वेशन मिला था उसको इंदिरा साहनीवाद में क्या दी थी गई, हरी झंडी दिखा दी गई थी। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो अभी लाइक करें। और विभिन्न जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उनकी दृष्टि से हम खबरों का सटीक विश्लेषण लेके आ रहे हैं आपके सामने। और हमारा जो सीरीज़ का नाम ही है कि खबर से संविधान तक, तो इसमें हम देखेंगे जो खबर है उससे संविधान के जो अलग अलग किस तरीके से जो चीज़ें हैं, खबर है वो जुड़ी हुई है, तो उनके बारे में समझने का प्रयास करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद।